हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री नॉवल में। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12th लेसन नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन। उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। Which of the following units is useful in relating concentration of solution with its vapor pressure? हम लोगों ने पढ़ा है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ ये कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। यानी वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच जो रिलेशन है वो बताता है हेनरी लॉ। इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि मोल फ्रैक्शन। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। देखिए, इसमें कह रहा है कि कूल टू टच। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम शुगर को वाटर में मिलाते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है और हमको ठंडा महसूस होता है। इसका मतलब ये है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि हीट चाहिए। यानी हीट चाहिए और हीट देने पर जल्दी जल्दी डिज़ोल्व होगा। दूसरी बात हमें ये पता है कि जो पाउडर्ड फॉर्म है या क्रिस्टल के फॉर्म में है तो उन दोनों में पाउडर्ड फॉर्म जल्दी डिज़ोल्व होगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट इन अ वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज। देखिए, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट हमेशा बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के बराबर होता है। तो जितनी स्पीड डिज़ोल्व होने की है सॉलिड की उतनी ही स्पीड होगी फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल का। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अ बीकर कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस ए। Precipitation of substance A takes place when a small amount of A is added to the solution. The solution is, देखिए किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्यूट मिलाते जाएंगे तो उसमें सॉल्यूट की मात्रा डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है। ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर हमारा सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है और उसमें हम थोड़ा सा भी अमाउंट सॉल्यूट का मिला देंगे तो उसमें प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाता है। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सुपर सैचुरेटेड। तो बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Maximum amount of a solid solute that can be dissolved in a specific amount of given liquid solvent does not depend upon। देखिए, जो सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व होता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर भी, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर भी, प्रेशर पर भी और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी। लेकिन हम क्वेश्चन में दे रखा है सॉलिड सॉल्यूट। अगर ये गैस होता तो इसमें गैस वाले सॉल्यूशन के केस में प्रेशर एग्जिस्ट करता है, प्रेशर काम करता है। लेकिन सॉलिड के सॉल्यूशन के केस में अगर सॉलिड सॉल्यूट मिला दिया जाए तो उसमें प्रेशर वर्क नहीं करता है। और आपसे यही पूछा है कि डज नॉट डिपेंड, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रेशर। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड and tissues of the pupil living at high altitude is due to। देखिए, ब्लड में ऑक्सीजन का लो कंसंट्रेशन होना क्या बताता है, जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ों पर चलते हैं यानी हाई एल्टीट्यूड पर हम जाते हैं तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा
उसका पार्शियल प्रेशर यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। और जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने लगेगा वो ब्लड में कम डिजॉल्व होगा। अब जब ब्लड में कम डिजॉल्व होगा तो हम ऊपर चढ़ेंगे तो हमें सांस लेने में तकलीफ नज़र आएगी। इसे एनोक्सिया भी कहते हैं। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एल्टीट्यूड पर हाई ऊंचाई पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, राउट लॉ पर बेस्ड है। कैसे पता करते हैं पॉजिटिव डेविएशन, कैसे पता करते हैं नेगेटिव डेविएशन, हम डिस्कस करते हैं। तो इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपको मीथेनॉल एंड एसीटोन। बी ऑप्शन दे रखा है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। सी ऑप्शन दे रखा है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। और डी ऑप्शन दे रखा है फिनॉल एंड एनिलीन। हमसे पूछा है पॉजिटिव डेविएशन। तो पहले हम समझते हैं राउट लॉ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन होता क्या है। देखिए, दो कंपोनेंट अगर हम मिला दें और कंपोनेंट मिलाने के बाद वेपर प्रेशर बढ़ जाता है तो इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन है। लेकिन अगर दो कंपोनेंट को मिला दें और उसका वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाता है तो इसका मतलब होता है नेगेटिव डेविएशन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर कम होगा? इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो मॉलिक्यूल को एक दूसरे से जोड़ता है, बांधता है। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है या फिर वंडरवॉल फोर्सेस। तो अगर दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल हैं तो अगर आपस में मिला दिए जाएं तो उसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा यानी कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल अगर मिला दिए जाएं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा यानी कि नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो डिस्कस करते हैं पहले ऑप्शन को। देखिए, मीथेनॉल है और एसीटोन है। मीथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, एसीटोन में नहीं पाया जाता। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, एसीटोन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। इन दोनों के बीच यानी इन दोनों मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज होता है वो होता है वंडरवाल फोर्सेज। नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, फिनॉल में भी होता है, एनिलीन में भी होता है। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें फिनॉल और एनिलीन में, यानी दोनों हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं। अगर दोनों हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं यानी सिमिलर हैं, दोनों को मिलाया जाएगा तो क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा। और इंटर मॉलिक्यूलर जब फोर्स बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वेपर कम बनाएगा। वेपर कम बनाने से वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होने से डेविएशन नेगेटिव हो जाएगा। अगर सी ऑप्शन को चेक करें, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर दोनों हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल होने की वजह से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, इस वजह से ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ये दोनों कैसे हैं, वंडरवॉल फोर्सेस वाले हैं। इन सिमिलर मॉलिक्यूल हैं, आपस में मिलाओगे तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा यानी कि वेपर कम बनेगा। और वेपर कम बनने का मतलब वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होने का मतलब ही होता है नेगेटिव डेविएशन। लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन को अगर चेक किया जाए, मीथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डेड है और जो एसीटोन है वो वंडरवॉल फोर्सेज वाला है, यानी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। यानी अगर मीथेनॉल में एसीटोन मिला दिया जाए तो मीथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बंधा था वो ब्रेक हो जाएगा। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो वेपर ज़्यादा बनेगा। और वेपर अगर ज़्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। और वेपर प्रेशर बढ़ने का मतलब होता है पॉजिटिव डेविएशन। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, मीथेनॉल एंड एसीटोन। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
तो ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। आप समझ गए होंगे इसको। तो बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन शुड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एग्ज़ाम में आता भी है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर इनको चेक करना है या कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी अगर चेक करना है तो उसमें हम पार्टिकल्स को चेक कर लेते हैं। तो अगर हम पार्टिकल्स को चेक करें NaOH में, अगर हम चेक करें तो Na प्लस OH माइनस 2 पार्टिकल बनेंगे। Na2SO4 को अगर चेक करेंगे तो 2 सोडियम के 1 सल्फेट के 3 पार्टिकल बनेंगे। NH4NO3 को चेक करेंगे तो NH4 प्लस NO3 माइनस 2 पार्टिकल बनेंगे। और KNO3 को चेक करेंगे तो K प्लस और NO3 माइनस 2 पार्टिकल बनेंगे। यानी बी ऑप्शन में देखें कि इसमें 3 पार्टिकल बन रहा है, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होती है। यानी इसका वांट ऑफ फैक्टर आई सबसे ज़्यादा होगा, 3 होगा। किसका? बी वाले का, Na2SO4, 2 सोडियम और 1 सल्फेट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1M Na2SO4। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द यूनिट ऑफ इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज। देखिए इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट का दूसरा नाम भी होता है एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसकी यूनिट सबको पता होगा किलोग्राम केल्विन पर मोल। और किलोग्राम पर मोल को हम मोलैलिटी इनवर्स भी लिख सकते हैं। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। आई होप आंसर आप समझ गए होंगे। लेते हैं अगला क्वेश्चन। इन कंपेरिजन टू 0.01 कैपिटल M solution of glucose, the solution, the depression in freezing point of a 0.01 M MgCl2 solution is। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए ग्लूकोज को जब हम सोल्यूशन में मिलाते हैं तो ग्लूकोज ना तो डिसोसिएट होता है और ना ही एसोसिएट होता है, यानी इसका वांट ऑफ फैक्टर 1 हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन MgCl2 को अगर हम सोल्यूशन में मिलाते हैं तो इसके 3 आयंस बनेंगे, एक मैग्नीशियम आयन बनेगा और 2 क्लोराइड आयन बनेगा। यानी MgCl2 के केस में आई की वैल्यू 3 हो जाएगी और ग्लूकोज के केस में 1 था। तो 1 और 3 का रेशियो, यानी पहले से जो फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, वो 3 गुना बढ़ जाएगा। यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अबाउट 3 टाइम्स। आई होप आप आंसर समझ गए होंगे। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। द अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल श्रिवेल्स बिकॉज। देखिए ये कह रहा है कि अगर कंसंट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन है उसमें अगर हम प्रिपेयर करते हैं पिकल अचार तो उसमें क्या होता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। तो इसमें होता क्या है, इसमें ऑस्मोसिस की वजह से उस पिकल्स का, अचार का जो वाटर है वो लूज हो जाता है, इसलिए वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इट लूजेज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। देखिए टेम्परेचर और ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट याद रखना है इसमें, जब भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे सॉल्यूशन का, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। सिंपल सी बात। अगर हम कंपेयर कर लें, एक सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, दूसरा सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो कंसंट्रेटेड में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज़ हायर देन एट डाइल्यूट
सोल्यूशन, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, इज हायर देन दैट ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।